बहुत से बना रहे आप उस पॉइंट से बना रहे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सम्मान के हमारे बीच में विराजमान स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय अजय चौहान जी, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो मेंबर्स हैं हमारे विद्यालय से, रोबी मैडम, लेक्चर इंग्लिश, लेक्चर कंप्यूटर साइंस संजू महाराज जी और टीजीटी नॉन मेडिकल रीना देवी जी, साथ में और सदस्यगण हमारे स्टाफ के और इस एनईपी मेला के कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी छात्र। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत सरकार के सौजन्य से हिमाचल सरकार ने भी जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, नई शिक्षा नीति को लेकर के एक मेले का आयोजन किया है। उसके संदर्भ में हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुत्री में भी इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत सरकार ने समय समय पर जब भी शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन की जरूरतों को महसूस किया है तब इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए पॉलिसीज़ का निर्माण किया है। इससे पहले 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई थी +2 +3 सिस्टम, और उसके बाद उसके ठीक 35 वर्षों बाद 2020 में और 20 और 21 में 20 में इसका ड्राफ्ट जो था वो नई शिक्षा नीति का तैयार बन करके आया था और सभी राज्यों के लिए इसको अपनाने के लिए कहा था। और 2021 से इसको पूरे प्रदेश में, हमारे हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में था जिन्होंने इस नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए बीड़ा उठाया था। और उस कड़ी में विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न कार्यालयों में इसके ऊपर काफ़ी कार्यशालाएँ आयोजित की गई और इस विभिन्न कार्यशालाओं में हमारे अध्यापक साथियों को, हमारे विद्यार्थियों को और अन्य जिस भी सोशल सिस्टम से लोग थे जो शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन चाह रहे थे, उनकी संगोष्ठियाँ करवाई गई और डेक्लेमेशन हुए। वाद विवाद जो भी इसमें खामियाँ थी या जो भी सुधार की गुंजाइश थी उसको करने के लिए समय समय पर सरकार ने जो प्रयास किया है। और उस कड़ी में अब आपको पता ही है कि जिस तरह से हमारे प्रदेश में भी लास्ट ईयर से ये एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो हमारा जो इसमें हिमाचल सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चों तक, हमारे अभिभावकों तक इसका एक सही छात्र है वो लोगों में जाए कि ताकि इसको ग्रहण करने में हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक संक्रमणशील एक हमारा परिवर्तन होगा। जिस परिवर्तन काल में लोगों के दिलों में या दिमाग में जिस तरह से एक पिक्चर आती है कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो फील्ड फंक्शनरीज हैं उनके दिमाग में भी ये हमेशा प्रश्न बना रहता है। तो इन सब प्रश्नों को खत्म करने के लिए, ये ग्राउंड लेवल पर इसकी अप्रोच को पहुंचाने के लिए बहुत प्रकार के मेले, संगोष्ठियां मैंने पहले भी आपके सामने यहाँ उद्धृत किया कि ये इन सब का आयोजन जो है वो समय समय पर हो रहा है। तो आज हमारे विद्यालय में इस एनईपी जो मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे आपको ले चलते हैं कि जो आज की प्रेजेंटेशन है इस एनईपी मेले की, उसमें बता देना चाहता हूँ कि इसमें 4 कैटेगरीज को हमने प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार किया है। हमारे इसमें 4 कैटेगरीज में से पहले साइंस और मैथ्स का जो हमारा कंपटीशन है उसमें हमारी प्रेजेंटेशन में जो तैयारी करी हुई है, मैथ्स ओलंपियाड में क्वेश्चन बैंक तैयार किया है हर्ष क्लास 10th और अंशुल क्लास 10th ने। उसके बाद लैंग्वेज में डेक्लामेशन कंटेस्ट एंटी टोबैको डे के लिए, और उसके बाद जनरल स्टडीज इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट तैयार किया है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो स्किल डेवलपमेंट है। और इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करवाने के लिए हमारे जो अध्यापक साथी हैं उनका इसमें बहुत योगदान रहा है। और जो मैथ्स ओलंपियाड का है उसमें तैयारी करवाने में जो इसका विशेष योगदान रहा है मैडम रीना देवी, जो टीजीटी नॉन मेडिकल है, इस विद्यालय में कार्यरत हैं। उसके बाद लैंग्वेज का जो हमारा एक्टिविटीज है डेक्लामेशन कंटेस्ट को लेकर के, डेक्लामेशन कंटेस्ट में एंटी टोबैको के ऊपर हमारा टॉपिक है और उसमें तैयारी करवाने में मुख्य भूमिका रही है कांता देवी जी, जो हमारे विद्यालय में एलसी टीचर के पद पर कार्यरत हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज में इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को लेकर के हमारी जो इसमें प्रतिभागी हैं वो हैं अपने प्रियंका, और इसमें जो प्रेपरेशन करवाई हुई है इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में वो है रक्षा टीजीटी आर्ट्स और पूजा मनकोटिया जी टीजीटी आर्ट, इनके माध्यम से इसको तैयार करवाया गया है। और लास्ट में जो हमारी स्किल डेवलपमेंट की है इसमें राधिका क्लास 10th की हमारी छात्रा हैं और ये इसकी प्रेपरेशन में हमारे विद्यालय के
वोकेशनल ट्रेनर रिटेल के मुकुल सदर जी ने इसको तैयारी करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित एक बार फिर से इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले मैं स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय से अनुमति चाहूँगा कि हम इसको आगे बढ़ाएं और जो एक्टिविटीज़ है वो ताकि रन अप करें हम लोग। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आप लोगों की इस प्रेपरेशन में जो हमारी साइंस एक्टिविटी है उसमें मैथ्स का क्वेश्चन बैंक तैयार किया क्लास 10 के छात्र हर्ष ने, और वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर इस मेले में प्रस्तुत करें। हर्ष, क्लास 10। मैं हर्ष ठाकुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुखरी का क्लास 10 का छात्र। मुझे NEC मेले 2022 के तहत मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक तैयार करने के लिए कहा गया था, जो कि मैंने तैयार किया है, जो इस तरह से है। यह क्वेश्चन बैंक मैंने 10th बेस पे तैयार किया है, जिसमें मैंने 10th के हर एक चैप्टर से थोड़े थोड़े क्वेश्चन लिए हैं। यह प्रश्न हमारे आगे के कम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आते हैं। मैंने 50 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि MCQ में हैं। धन्यवाद। पेज को कर दो जो फाइल प्रेजेंटेशन है ये हर्ष जी हैं, क्लास 10 के छात्र हैं और अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मैंने इस तरह से क्वेश्चन तैयार किए हैं। नेक्स्ट प्रतिभागी हैं साइंस जो हमारी एक्टिविटी है कैटेगरी है उसको लेकर के अंशुल, क्लास 10 के छात्र हैं, वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर इस मेले में दें। नमस्कार, मैं क्लास 10 का छात्र अंशु शर्मा हूँ। आज का मेरा मॉडल आप सभी को 15वें अध्याय जो कि प्रायिकता वाला है उसके बारे में बताने का है। आपको पता है कि अधिकतम छात्रों को इस चीज़ से दिक्कत होती है कि वे वो चीज़ नहीं सोच पाते हैं जिसके आधार पर पूरा प्रश्न है। तो मैंने यहाँ पर उन छात्रों के लिए एक स्पिनिंग व्हील, कार्ड्स तथा एक डाइस लेके आया, क्योंकि इन प्रश्न में छात्रों को अधिकतम दिक्कत पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पिनिंग व्हील है जिसके आधार पर पूरा प्रश्न का निर्माण किया जाता है। एक ही कार्ड, स्पिनिंग व्हील तथा एक ही डाइस से कई प्रकार के प्रश्न निकाले जाते हैं, जिनमें छात्र काफ़ी गंवा बैठते हैं तथा जिसके कारण ये आसान से प्रश्न भी छात्रों को काफ़ी कठिन लगते हैं। जब प्रायिकता होने की प्रायिकता को हम PE कहते हैं तथा यदि ये प्रायिकता होनी ही है तो इसे हम तो इसकी कुल संभावना 1 है। तो यदि प्रायिकता नहीं होगी उसे हम 0 कहते हैं। पूरी प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच में स्थापित रहती है। प्रायिकता 0 से अधिक होती है और 1 से कम होती है। यदि प्रायिकता 0 से कम और 1 से अधिक है तो वो प्रायिकता गलत है तथा यहाँ पर छात्रों को अधिक दिक्कत होती है। तो उनके अध्ययन के लिए मैंने यहाँ पर स्पिनिंग व्हील अपने अध्यापक के निर्देश अनुसार बनाया है। धन्यवाद। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 5 आए, तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता या फिर एक सम संख्या आने की आप प्रायिकता बताओ, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 8 से 1 के बीच में किसी एक अंक के आने की प्रायिकता बताओ। इस प्रकार अनेक प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तथा कार्ड्स में आप देख सकते हैं कि कार्ड्स का बच्चों को नॉलेज, आमतौर पर बच्चे इस चीज़ के बारे में शर्माते हैं, परंतु कार्ड का नॉलेज होना और कार्ड्स को रोज़ खेलना दोनों अलग अलग चीज़ है। हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए परंतु उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कार्ड्स में भी आपको अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप इसमें पूछा जाता है कि किसी तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता बताओ या फिर एक आने की प्रायिकता तथा इसी प्रकार 52 पत्ते होते हैं और इन 52 पत्तों से हजारों प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है, परंतु बच्चे इस चीज़ के बारे में शर्माते हैं और इस चीज़ की नॉलेज अपने साथ नहीं रखते हैं। तथा उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर एक डाइस है।
कार्ड में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से यह 4 प्रकार के होते हैं, 2 लाल और 2 काले। जो लाल पत्ते होते हैं उन्हें हम पान या फिर चीड़ी कहते हैं तथा इसे हम तथा काले पत्ते को हम तथा लाल पत्ता एक ईंट और एक काला पत्ता हमारा हुक्म का होता है। इन पत्तों में कुल 52 होते हैं तथा इनमें तस्वीर वाले पत्ते कुल 12 होते हैं। ये तस्वीर वाले पत्ते हर एक प्रकार के 3-3 होते हैं, जिन्हें हम के, जे और क्यू कहते हैं या इन्हें कहते हैं क्योंकि कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। इन्हें हम तस्वीर वाला गुलाम तथा तस्वीर वाला राजा तथा तस्वीर वाली क्वीन होती है तथा इन्हीं के आधार पर कई प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तथा हमारे पास यहाँ पर एक डाइस है जिसके आधार पर भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतम बच्चों को डाइस के बारे में ज्ञात नहीं होता, यदि उन्हें ज्ञात भी होता है तो वे अपने दिमाग में इसके बारे में नहीं सोच पाते हैं तथा वे कई बार गलत उत्तर देकर आ जाते हैं। डाइस में कुल 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं तथा इसी से कई प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। इन अंकों को लिखकर नहीं बल्कि बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है तथा ये डाइस कई प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करता है तथा बच्चों को इसके बारे में कई प्रकार की दिक्कतें सामने आती है तथा उनके अध्ययन के लिए यहाँ पर आज अध्यापिका तथा हमारे अध्यापकों द्वारा इन मॉडल का निर्माण करवाया गया है। धन्यवाद। को लेकर के भी किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी में विभिन्न संभावनाएं रहती हैं। तो इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है इस एक्टिविटी का वो है डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट। डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में हमारे साथ इसमें प्रेपरेशन के लिए कांता देवी हेल्थ टीचर और साथ में जो प्रेजेंटेशन है वो भारती शर्मा क्लास +2 के द्वारा है। और आज का जो विषय है वो एंटी टोबैको के लेकर के है, किस तरह से जो धूम्रपान है और अन्य जो नशे हैं किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। तो उसमें प्रस्तुति देंगी भारती शर्मा क्लास +2 की छात्रा। नमस्कार, मैं भारती शर्मा 12वीं कक्षा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुखरी की एक छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष यहाँ जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसे अगर एक ज्वलंत विषय कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। मेरा आज का विषय है नशा। नशा एक भाषण देने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस विषय की सार्थकता आप उस माँ से पूछिए जिसका एक लौता बेटा, एक लौता वारिस आज नशे की चपेट में आ चुका है, जो पल पल अपने कदम मौत की ओर बढ़ा रहा है। क्या हो गया है हमारे समाज को, ये किस ओर बढ़ता जा रहा है। नशे की दीवानगी तो देखिए जनाब, क्या अमीर क्या गरीब, क्या महिला क्या पुरुष, आज हर कोई नशे की चपेट में आ चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं की आंखों में देश का भविष्य ढूंढते हैं, देश का अक्ष ढूंढते हैं, लेकिन परिस्थितियों का विरोधाभास तो देखिए, आज वही युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ चुकी है। नशे को लेकर इंसान के कुछ ऐसे ही हाल हैं कि यदि इंसान को सीधे तौर पे जानवर कह दिया जाए तो उसे बुरा लगता है, लेकिन वहीं अगर उसे जानवरों का राजा यानी शेर कह दिया जाए तो वो बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी है तो वो लोगों से छुप छुपाकर नशा कर ही लेता है, लेकिन अगर वही वो किसी बड़ी महफिल में चले जाए जहाँ बड़े बड़े लोग हों तो वहाँ नशा करके उसे फक्र महसूस होता है। बहुत बुरा लगता है जब सुनने को मिलता है कि नशे की वजह से एक बहुत कम उम्र का बच्चा मारा गया। भारत के माँ बाप, बल्कि हर माँ बाप अपने बच्चे को वो ज़िंदगी देना चाहते हैं जो कभी उन्हें नहीं मिली। वो अपने बच्चों के लिए दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसे कमा के उन्हें स्कूल भेजते हैं, लेकिन उन बेचारे माँ बाप को क्या पता कि वो बच्चा क्या क्या कर रहा है। अब कुछ ऐसे कारणों की बात कर लेते हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति नशे की ओर बढ़ता है। यदि किसी बच्चे के घर के हालात अच्छे ना हो, यदि वो घरेलू हिंसा का शिकार हो या उसके माँ बाप आपस में लड़ते हों तो इस स्थिति में बच्चा नशे की ओर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि नशा खासकर तंबाकू में निकोटीन नामक एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में जाकर डोपामीन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमें एक अपार सुख की अनुभूति होती है और व्यक्ति अपनी सभी चिंताओं को भूल जाता है। एक दूसरा कारण हो सकता है पढ़ाई को लेकर दबाव। अगर कोई बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, रैंक होल्डर है, तो उससे उसके अभिभावक और सभी दोस्त, टीचर्स ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा अपनी रैंक को बरकरार रखे, जो कि सही भी है, लेकिन एक हद तक। अगर वो उम्मीद उस बच्चे पे दबाव बन रही है तो वो गलत है। अभिभावकों और
दोस्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी उम्मीद उस बच्चे पर दबाव ना बने, वो मानसिक रूप से कमज़ोर ना पड़े। एक तीसरा कारण कहा जाता है संगति। लोगों का मानना है कि संगति की वजह से भी बच्चा नशे की ओर चल पड़ता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा समझदार है, अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो गलत कामों में नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि गुलाब के फूल में फूल और कांटे हमेशा साथ होते हैं, मगर आज तक ना तो मैंने कांटों को महकते देखा है और ना फूलों को चुभते। इसलिए संगति सिर्फ एक बहाना है। पूरे विश्व भर में 80 लाख लोगों की मृत्यु नशे की वजह से होती है, जिनमें से 70 लाख तो सिर्फ तंबाकू की वजह से मरते हैं। तो आप खुद सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। इसलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप नशे से दूर रहिए। नशा ना सिर्फ आपकी सेहत खराब करेगा, बल्कि ये आपके भविष्य को भी उजाड़ कर रख देगा। इसलिए से नो टू टोबैको। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि सन्नाटे को चीर रही थी उसकी चीखें एक रात को, सन्नाटे को चीर रही थी उसकी चीखें एक रात को, अंधेरे कमरे में वो शायद आज़ादी चाहता था, मांग रहा था वो जहर जिसका वो आदी था, चुपचाप सब सुन रहे थे उसे, बस वही एक फरियादी था। कल का उजाला आज अंधकार में बंद था, बदल सा गया था वो जब से नशे के बाज़ार में था, जब से नशे के बाज़ार में था। धन्यवाद। की छात्रा ने बहुत बढ़िया ढंग से इसकी प्रेपरेशन करी थी और इसकी ऑब्जर्वेशन जो करी थी इस पूरे टॉपिक की मैंने पहले बताया, कांता देवी अल्टी टीचर। और इसके बाद इस NEP मेले में हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह से इन्वायरमेंट आज पोल्यूट होता जा रहा है, उसमें इसमें ऑब्जर्वेशन करी हुई है। इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में रक्षा देवी TGT आर्ट्स और पूजा मनकोटिया TGT आर्ट्स, उनकी देखरेख में इसको तैयार कराया गया है। और इसमें जो हमारे प्रतिभागी हैं वो हैं प्रियंका, क्लास 10th की छात्रा, तो वो अपनी प्रस्तुति दे। आइए आपको ले चलते हैं प्रियंका की प्रस्तुति के लिए। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका, कक्षा 10वीं की छात्रा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुखरी में पढ़ती हूँ। मेरे आज के प्रोजेक्ट का विषय है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण होता है जिस पर हम पूरी तरह से निर्भर होते हैं। हमारा सारा कार्य पर्यावरण पर ही निर्भर होता है। पर्यावरण प्रदूषण आजकल भारत में फैल रहा है। प्रदूषण मनुष्य के वातावरण में हानिकारक जीवन रक्षकों के विषैले पदार्थों का एक साथ जुटना होता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक स्वच्छ वातावरण कैसा होता है। स्वच्छ पर्यावरण इस प्रकार का होता है जिसमें बिल्कुल साफ सुथरी ऑक्सीजन हमें मिलती है। प्रदूषण का पहला प्रकार होता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से अभिप्राय दूर निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के संदूषित होने को कहते हैं। जल प्रदूषण इन जल निकायों के पाठों और जीवों को प्रभावित करता है तथा सर्वदा ये प्रभाव न सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि जल में हम कोई कूड़ा करकट फेंक देते हैं तो ये हमारे पूरे जल को दूषित कर देता है। भारत देश में हम देखें तो ज़्यादातर नदियाँ, तालाबों में हम देखते हैं कि कूड़ा करकट फेंकने से जल प्रदूषण फैलता है और ये आजकल गंदगी फैल रही है। जल प्रदूषण में कई मनुष्य जल में कूड़ा करकट फेंकता है और जल प्रदूषण फैल जाता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित है: औद्योगिक कूड़े को जल में फेंकना या फिर कृषि क्षेत्र के अनुचित गतिविधियाँ, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों में पानी की गुणवत्ता में कमी, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ जैसे शव को पानी में बहाने से भी जल प्रदूषण फैलता है। हमारे भारत देश में ऐसी अनेकों परंपराएं हैं जिससे कि जल प्रदूषण फैल रहा है। हम उदाहरण के लिए देखते हैं तो गंगा नदी जो पहले इतनी शुद्ध नदी हुआ करती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि गंगा नदी दूषित हो चुकी है। प्रदूषण का दूसरा प्रकार है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण रसायनों, सूक्ष्म पदार्थ या जैविक पदार्थों के वातावरण में फैल जाने से होता है। ये ज़्यादातर फैक्ट्रियों, उद्योगों में जब
धुआं निकलता है और हमारे वातावरण में फैल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में बताया गया है कि जैसे औद्योगिक कारखाने होते हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है और हमारे वातावरण में फैल रहा है, ये किस प्रकार हमारे पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। प्रदूषण का तीसरा प्रकार होता है भूमि प्रदूषण। भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसे कोई भी अवांछित परिवर्तन जिनका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़ता है, भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो जाती है, इसे प्रदूषण कहते हैं, भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण इस प्रकार का होता है जिसमें हमारी भूमि पर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है और ये ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, देख सकते हैं चित्र में। भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ, घरेलू अपशिष्ट को हम ऐसे ही फेंक देते हैं भूमि पर। प्रदूषण का तीसरा प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव तथा जीव जंतुओं को अनेक प्रकार की परेशानी होती है। हमारे भारत देश में भी ध्वनि प्रदूषण ज़्यादातर फैल रहा है। इनमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला मुख्य शोर प्रमुख होता है। ध्वनि प्रदूषण में देख सकते हैं चित्र में कैसे किसी भी यातायात के साधनों के द्वारा जोर से शोर किया जाता है तो मनुष्यों की कितनी परेशानी होती है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अनेकों प्रकार के कदम उठाने चाहिए। वाहनों में तेज एवं कर्कश ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। घनी नगरीय आबादी वाले हवाई अड्डों तथा कल कारखानों को दूर स्थापित करना चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होने चाहिए। शोधन के पूर्व औद्योगिक अपशिष्ट को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। जल स्रोतों में पशुओं को भी नहीं नहवाना चाहिए। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण न फैल सके। अपने घर में सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखना चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेकों दिवस मनाए जाते हैं। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है, इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता को फैलाना। 2-3 दिसंबर की रात भोपाल त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल ये 2 दिसंबर का दिन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार हम प्रदूषण को फैलने से रोक सकते हैं। प्रदूषण को फैलने को रोकने के लिए हमें ज़्यादातर वनों को काटना नहीं चाहिए तथा पर्याप्त वृक्षारोपण करना चाहिए। घर में नियमित डस्टिंग करते रहना चाहिए। घर के बाहर सड़क को गीला करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए कागज बर्बाद नहीं करने चाहिए। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू। प्रियंका क्लास 10th की छात्रा जिसने अपने पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके ऊपर प्रकाश डाला और साथ में इसके उपाय भी बताए कि कैसे हम इन उपायों से हम लोग प्रदूषण से बच सकते हैं। तो अगली प्रस्तुति है साइंस एक्टिविटी को लेकर के और उसमें प्रतिभागी हैं हमारे पास सुहानी क्लास 10th की छात्रा और इसकी जो प्रिपरेशन है इनका ऑब्जर्वेशन में किया गया है मैडम संध्या देवी जी, जिनकी मेडिकल स्थानीय पाठशाला की अध्यापिका हैं, उन्होंने इसकी प्रिपरेशन की है। तो मैं अभी नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए प्रियंका से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दें। प्रियंका सुहानी क्लास 10th की छात्रा। सुप्रभात, मेरा नाम सुहानी, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुखरी की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं पुष्प के बारे में बताना चाहती हूँ। पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन आवृत्ति बीज पुष्प की जनन की व्यवस्था है। जैसे कि हम 9वीं कक्षा में भी पुष्प के बारे में पढ़ चुके हैं। पुष्प के अनेक प्रकार के भाग होते हैं जैसे कि बाह्यदल, दल, तंतु, प्राकोश। यह पुष्प के पुंकेसर के भाग होते हैं। अंडाशय, वर्तिकाग्र, यह पुष्प के स्त्री केसर के भाग होते हैं। जैसे कि बाह्यदल पुष्प की हरी पत्तियां होती हैं। दल पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं।
तंतु और प्राकोष पुकेसर के भाग होते हैं। अंडाशय वर्तिका वर्तिकाग्र स्त्री केसर के भाग होते हैं। पुकेसर और स्त्री केसर में जननांग की व्यवस्था को जनन कोशिका कहते हैं। जब पुकेसर और स्त्री केसर में एक व्यवस्था में जननांग की उपस्थिति होती है तो उसे एक लिंगी कहते हैं। जब पुकेसर और स्त्री केसर दोनों में जननांग की व्यवस्था उपस्थित होती है तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। पुकेसर में एक प्राकोष होता है जो कि पीले रंग का होता है। जब हम इसे छूते हैं तो हाथ में पीले रंग का पाउडर फंस जाता है। इस प्रक्रिया को पुष्प की अनुदैर्घ्य काट प्रक्रिया भी कहते हैं। धन्यवाद। इस प्रक्रिया को पुष्प की अनुदैर्घ्य काट प्रक्रिया भी कहते हैं। धन्यवाद। अंतिम कैटेगरीज है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। स्किल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं राधिका क्लास 10th की छात्रा, और ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अपना प्रस्तुति देंगी। और इसको प्रिपेयर करने में इसकी ऑब्जर्वेशन करी हुई है हमारे वोकेशनल ट्रेनर मुकुल चंडा जी ने। उनकी देखरेख में ये सारा संपन्न हुआ है। तो मैं अभी इस प्रस्तुति के लिए आपको ले चलता हूँ स्किल डेवलपमेंट में राधिका क्लास 10th की छात्रा। नमस्कार, मैं राधिका कक्षा 10वीं में रिटेल की छात्रा। तो मैंने आज रिटेल के ऊपर एक मॉडल बनाया है। तो मैंने इस मॉडल में शॉपिंग मॉल के ऊपर मॉडल बनाया है। तो मैं रिटेल का अर्थ बताना चाहूँगी। रिटेल का अर्थ है वस्तुओं को कम मूल्य तथा कम दाम में उपभोक्ता तक पहुँचाने की प्रक्रिया। शॉपिंग मॉल का अर्थ है वस्तुओं को एक ही छत के नीचे पूरी तरह से प्राप्त करना। तो मैंने अपने इस मॉडल में वस्तुओं को एक ही छत के नीचे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का विवरण किया है। मॉडल में मैंने बताया है कि किस प्रकार शॉपिंग मॉल में वस्तुओं को खरीदा जाता है और कैसे उसका आदान प्रदान किया जाता है। तो मैंने अपने इस मॉडल में शॉपिंग मॉल का चित्र बनाकर यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार हम शॉपिंग मॉल में वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इस मॉडल में मैंने मेडिकल शॉप, फ्लावर शॉप, फ्रूट शॉप एंड क्लॉथ शॉप, एटीएम और वेजिटेबल शॉप बनाई है। धन्यवाद। कि विभिन्न एक्टिविटीज़ का प्रदर्शन हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी। और साथ में मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जिन भी अध्यापक साथियों ने जिनके ऑब्जर्वेशन में इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया, मैं इसका विशेष तौर पर यहाँ स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। साथ ही उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जितनी भी एक्टिविटीज़ की गई हैं हमारा इस मेले में, तो बहुत बढ़िया प्रस्तुति के साथ साथ आप लोगों को राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में किस तरह से हमें इसको एग्जीक्यूट करना है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मैंने पहले कहा। तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि परिवर्तन जो है हमेशा थोड़ा कठिन होता है, और इस कठिनता में ही हमने इस शिक्षा नीति को लागू करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं अनुरोध करूंगा स्थानीय पाठशाला प्रधानाचार्य महोदय से कि वो आएँ और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप इस मेले के समापन करें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुकरी के हमारे जो NEP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के जो प्रतिभागी हैं, वो उनके जो गाइड टीचर्स हैं, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत शॉर्ट टर्म में इन्होंने इस मेले का आयोजन किया और बच्चों ने भी इसको बखूबी जो है अपना पूर्ण जिम्मेवारी के साथ इसका जो है वो रोल अदा किया। ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हिमाचल में, इसका पिछले साल ही जो इम्प्लीमेंट हुआ है, और जो नए नए कार्यक्रम हैं, नए नए जो चेंजेस हैं, वो इस पॉलिसी के तहत जो हैं वो हुए हैं। और इन मेलों का आयोजन का मतलब ये है कि जो इसमें जो चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस को बच्चों और अभिभावकों तक पहुंचाना जो है सही दिशा इस पॉलिसी की, वो बहुत ज़रूरी है।
ताकि बच्चे जो हैं और उनके अभिभावक जो हैं इन पॉलिसीज़ को समझें और बखूबी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं एक बार फिर हमारे स्कूल के जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स डेक्लेमेशंस के तहत जो है इस पॉलिसीज़ के जो मेले के आयोजन में जो अपना भाग लिया है, उनके गाइड टीचर्स इन्होंने बहुत मेरे ख्याल में एक ही दिन में 1-2 दिन में इन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार किया है। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके से जो है अपने जो प्रतिभागी हैं और उनके जो गाइड टीचर्स हैं वो इसी तरीके से आगे बढ़ चढ़कर NEP के अंडर जो है वो काम करें। जो भी मॉडल्स, जो भी काम जो है, असाइनमेंट जो है इनको दी जाएंगी, उनमें ये बढ़ चढ़कर भाग लें। बहुत बहुत मुबारक। हमारे इस समापन के समारोह में हमारी जो ब्लेसिंग्स दी हमारे स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय ने, तो इसी के साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर जो मेला का आयोजन किया गया उसके समापन की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ और साथ में सभी बच्चों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी परिवर्तन है उनके लिए हमारे अभिभावकों तक भी सब मैसेज जो है वो पहुँचे, ताकि हम लोग जितना भी परिवर्तन हुआ है नई शिक्षा नीति को लेकर के उसमें हम आगे बढ़ें और इसको सही फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से यहाँ पर उपस्थित और सभी प्रतिभागी बच्चों को और उन जिन्होंने इन अध्यापक साथियों ने इस पूरे कार्यक्रम को तैयार करवाया है और स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय का उन सबका आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।